कक्षा 8 के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इसके हम मेन टॉपिकों पर सिर्फ बात करेंगे और समझेंगे। बाकी का अध्ययन है वह आप स्वयं करें। आपके पास बुक है, किताब है, इसलिए आप उसको स्वयं पढ़ें। तो आज हम इसके बारे में मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं और जो कि हमारे लिए समझना है। कक्षा 8 के अध्याय 2 का हम अध्ययन करेंगे। तो हम मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे, और हम ये भी चर्चा करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या आता है। कक्षा 8 के अध्याय 2 का नाम है सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक और फायदेमंद है। तो इसमें मुख्य पॉइंट पर हम बात करेंगे। मुख्य ये है, पहले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे ढक जाती है। यह जितना जो है आपको मुख्य जो है आपके लिए लिख लेना है, और यह भी एग्जाम में आ सकता है कि सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं और इसकी उदाहरण क्या है। तो यह आपके लिए अंडरलाइन कर लें किताब में और समझ लें। फिर अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीव 2.1 सूक्ष्म जीव है। आप क्रियाकलाप पढ़ लें और ये भी 2.2 क्रियाकलाप पढ़ लें। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें कुछ जैसे ब्रेड में लगने वाले कवक को आर्द्रक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्म जीव की सहायता से नहीं देखी जा सकती। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब दूसरा ये मुख्य है, अपनी किताब में आप अंडरलाइन कर लें। कौन सा? ए। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आपको एग्जाम में भी आ सकता है और आपकी जो प्रश्नावली है उसमें भी है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं उनके नाम लिखिए, यह आ सकता है, इसलिए आप इसको जरूरी कर लें। यह वर्ग हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक में कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं। तो ये जो मुख्य पॉइंट है हमारा है, आप अवश्य ध्यान में रखें। इतना जो है आप ध्यान में रखें अवश्य, और इसको अंडरलाइन कर लें और इसको पढ़ते रहें। अगला है विषाणु जो वायरस होते हैं, जिस प्रकार की कोरोना वायरस ये विषाणु है। ये क्या है? विषाणु वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं। यह भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र दर्शाए गए हैं, आप देखें ना। कुछ रोग जैसे तो आपका है इम्पोर्टेंट है। विषाणु क्या है? वायरस सूक्ष्म परंतु क्यों नहीं है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी कर लेना। अब दूसरी बात है कि यह तो बिल्कुल आपके लिए होना ही चाहिए मालूम। क्या?
रोग रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु से होती है। आपको प्रश्न आ सकता है या आता है कि जुखाम किससे होता है, किस जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है एवं खांसी। है आपके लिए मुख्य बात याद रहनी चाहिए, इतना है याद रहना चाहिए, है आप अवश्य याद कर लें। अतिसार एवं मलेरिया और है आपके लिए प्रश्न उसमें भी है, प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नावली में। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं, है आपके लिए इसमें जोड़ी मिलाने में आएगा, है आप अंडरलाइन कर लें, है मुख्यतः है। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी को, जो टीबी होती है इसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग है। किसके द्वारा फैलते हैं? ये आपको लिए मुख्य है, अंडरलाइन कर लें और आप याद भी कर लें, यह अवश्य आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगले बिंदु पर पहुंचते हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं चित्र में, आप अपने बुक में देख लें और इनको पढ़ लें और समझ लें। अगला बिंदु है हमारा 2.2 जो है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? वेयर इट इज लिव। तो हम कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके पास एक कोशिका होती है, सिर्फ वह एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत उष्ण स्थितियों में उपस्थित जीवित रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं यह आप याद रखना। यह मरुस्थल एवं दल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं, शरीर में भी रहते हैं सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यह हमने समझ लिया कि जो जीवाणु सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इट इज कंप्लीट। अब हम अगले उस पे जाते, सूक्ष्म जीव और हमारा और सूक्ष्म जीव क्या रिश्ता है। इसका मतलब सूक्ष्म जीव हैं जो यह हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। विस्तार से आप अध्ययन करें और पढ़ें। मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, फायदेमंद है। मित्रवत जो हमारे लिए सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। यह मुख्य बात है कि सूक्ष्म जीव को समझना, जिससे हम उसका लाभ उठा सके। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। देखिए आप, दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। आपके लिए है, परीक्षा में आ सकता है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कौन कौन कार्यों में किया जा सकता है। तो आपके लिए यह इतने बिंदु लिखना है, यह अंडरलाइन कर लें। प्राचीन काल से
सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। अल्कोहल जो बनती है वह भी सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनती है। पर्यावरण में स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो यह आपको परीक्षा में ऐसा आ सकता है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्म जीवों की क्या महत्वता है, तो आप यह अंडरलाइन जरूर कर लें। पर्यावरण की सुरक्षित रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतुओं अवशेष, विष्टा इत्यादि का अवघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनती हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जिससे बहुत ही हमारी मिट्टी जो है वह उपजाऊ हो जाती है। अब हम समझते हैं जो हमारे लिए घर में उपयोग होता है दही एवं ब्रेड का बनाना। हमारा दही जो बनाते हैं वह किससे बनता है। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध की दही में परिवर्तित करते हैं, यानी जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबासिलस। अब देखिए, आपको यह अवश्य आएगा कि दही बनाने यह आपको लिए अवश्य होना चाहिए। दही किस सूक्ष्म जीव से बनता है, तो इसमें है लैक्टोबासिलस। लैक्टोबासिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह आपके लिए प्रश्नावली में भी मिलेगा, यह अंडर रूट अवश्य कर लें। वह दूध जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन रही है। क्या आप जो है इन सब में उपयोग किया जाता है, आप इसका अध्ययन अवश्य करें। इन सब का उपयोग होता है किसके लिए, जीवाणुओं में। क्रियाकलाप आप 2.3 पढ़ लें आपकी पुस्तक में से, और इसको करके भी देखें। अब अगला ईस्ट मतलब जो सोडा होता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके स्वजन दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। गैस में बुलबुले खमीर वाले मैदे आयतन देते हैं, जैसे कि फूल जाता है वह। इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। अगला मुख्य जो बिंदु है हमारा, इस पर चर्चा करने वाले हैं हम। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग का अर्थ है जो कि वाणिज्यिक का अर्थ है बड़े में उपयोग, बड़े पैमाने में, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कारखानों में कैसा उपयोग होता है, इसका अर्थ है। देखो, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। आवश्यक है कि उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बड़े पैमाने में अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड में। गेहूँ, चावल एवं फलों के रस से उत्पन्न प्राकृतिक शर्करा एवं ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शराब किससे बनती है, सूक्ष्म जीवों से। क्रियाकलाप आप ये भी करें। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी, ये आप होता है चीनी है आवश्यक है, अंडरलूट कर लें। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। यह अंडरलूट कर लें। देखिए, इतना सही ध्यान दें छात्र। यह आपको आएगा कि किण्वन क्या कहलाता है, तो आपको यह लिखना है क्या,
चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यही प्रक्रिया कड़वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है, जो आपने किया था इसे किसमें, इस क्रिया में, ऐसी एक्टिविटी में। दूसरी, अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो जीव वैज्ञानिक हैं लुई पास्चर ने कड़वन की खोज 1897 में की है। यह बिल्कुल आप परफेक्टली याद रखें कि आपको ऐसा भी आ सकता है कि लुई पास्चर ने कड़वन की खोज कब की, ऐसा भी आ सकता है कि कड़वन की खोज किसने की, कब की। तो आपके लिए है बिल्कुल याद ही होना चाहिए। यह आप कॉपी में भी लिख लें और अंडर रूट भी कर लें। मुख्यतः है बिल्कुल IMP है। अब अगला, सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। इन जो गोलियां जो आप खाते हैं, मेडिसिन टेबलेट्स जो खाते हैं, जो डॉक्टर देते हैं, किससे बनती हैं, सूक्ष्मजीवों से ही बनती हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधियों को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो यह मुख्य है किस प्रकार की, जो यह आपका ये पढ़ा है, यह आप अवश्य लिख लें कि प्रतिजैविक ऐसा आ सकता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं, तो आपके लिए यही लिखना है। जो मेडिसिन सूक्ष्मजीवों द्वारा बनती हैं, जो कि हमारे जीवाणु जो हमारे हानिकारक हैं उनको रोकती या मार देती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। आप अवश्य अंडर रूट कर लें। आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। अब देखिए, स्ट्रेप्टोमिया स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। ये इनके उदाहरण है, यह भी आप याद रखें। ये उदाहरण है प्रतिजैविक की। इन्हें कवक एवं जीवाणु के उत्पादन में किया जाता है, इनका उपयोग। इन्हें अन्य रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। अब ये दूसरा वैज्ञानिक तौर पर जो है यह आप याद कर लें। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु सर्वधन प्रयोग किए थे। अचानक इन्होंने प्रयोग किए थे, तो इन्होंने क्या किसकी खोज की थी, यह इतना याद कर लें, अंडरलूट कर लें। सिर्फ सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों के लिए इन्होंने फफूंद से पेनिसिलिन की बनाई थी। ये इतना सन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी। तो यह आता है कि पेनिसिलिन किसने बनाई थी और कब बनाई थी, तो आपको लिखना है पेनिसिलिन सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। है आप अंडररूट अवश्य ही कर ले, अंडरलाइन कर ले। पशु आहार एवं कुक्कुट पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार में गाय भैंसों के लिए कुक्कुट मीस, मुर्गियों के भोजन के लिए खाने के लिए किए जाते हैं। पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कवकनाशी जो लग जाते हैं
ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा को कोर्स की पूरा करना चाहिए। यदि यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी नहीं है क्योंकि इसमें रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब वैक्सीन जो हमारे लिए टीका लगता है छोटे बच्चों के लिए। वैक्सीन क्या है? आपके लिए मुख्य है जो पाना है जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए यह मुख्य ही वो बात है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। एक वैज्ञानिक वैक्सीन टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो आपको यह परीक्षा में आ सकता है कि इनको टीके द्वारा कौन कौन सी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप लिख लें। अब एवार्ड जेना ने चेचक के लिए 1898 में चेचक की टीके के लिए खोज की थी। एवार्ड जेना ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के लिए टीके की खोज की थी। तो आपको ऐसा आ सकता है कि चेचक की टीका किसने बनाया और कब बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अवश्य इसका अध्ययन करें और पढ़ें। आप सब बिल्कुल पढ़ लेना पूरा आप अपनी बुक से। अभी अगला जो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो मिट्टी उपजाऊ कैसे करते हैं सूक्ष्म जीव, अब हम यह पढ़ेंगे। कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल जो आप पढ़ लेना। मुख्यतः हम आपको बता दें कि ये जो नाइट्रोजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को बनाते हैं। स्थानीय बैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल जो कि हमारे मिट्टी में जो रहते हैं हार्मोन्स को वृद्धि करते हैं, कार्बोनेट को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार की गोबर में बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, और इस प्रकार बैक्टीरिया है जो सूक्ष्म जीव हैं हमारी मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। अब दूसरा टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार करते हैं, आप है सब पढ़ लेना अपने विद्यालय माली। तो आपकी जो सूखी पत्तियां या कचरा होता है जो कि होता है गोबर कचरा, गीला हरी पत्ती जो मिट्टी में परिवर्तित होते हैं, यह जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तित होते हैं।
आप अब यह क्रियाकलाप करेंगे तो यह भी समझ में आ जाएगा। क्या आप अब अगला है हानिकारक, जो कि हानिकारक 2 हानिकारक सूक्ष्म जीव, जो कि हमारे लिए हानिकारक है सूक्ष्म जीव, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव रोगाणु अथवा रोगजनक रोगजनक होते हैं कहते हैं। अब देखिए यह इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए रोग उत्पन्न करें, इन सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। यह आप अंडरलाइन कर लें, यह आप अंडरलाइन कर लें और यह आप याद भी कर लेना। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं के को प्रदूषित कर देते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, जो कि मनुष्य को रोगों से ग्रस्त करते हैं, उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संक्रमण हो सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैले जाते हैं। जो ये इन सब प्रकारों से फैल जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इन सब से फैलते हैं वो, उनको कहते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो आपको यह आ सकता है कि संचरणीय रोग क्या कहलाता है, तो आपको यह अंडररूट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, जो कि संपर्क में आने से फैल जाते हैं। यह भी आप अंडरलाइन कर लें। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, सूक्ष्म बूंदें उसके साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जी आप पढ़ लेना। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, उसे बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा, अब देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा मच्छर डेंगू का वायरस का वाहक है। जो डेंगू फैलता है, आपके लिए एग्जाम में आता है कि डेंगू किससे फैलता है, तो यह मादा एडिस मच्छर से फैलता है। क्या? डेंगू। हम अपने यह रोगों से कैसे कर सकते हैं? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को
कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें, अतः अपने आसपास स्थानों पर स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाकर प्रयास कीजिए कि अपनाकर मलेरिया को फैलाने से रोका जा सके। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, जो ये आपकी पुस्तक में ये टेबल है, आप इसका अध्ययन करें पूरा, और इसको आप अपनी फेयर कॉपी विज्ञान में भी बना लें और लिख लें और इसको याद कर लें। यह एग्जाम में अवश्य ही आती है और यह आपको मालूम होना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप है जो टेबल है, सारणी है 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, आप अवश्य ध्यान से पढ़ लें और समझ लें बुक में से, और यह अपनी फेयर कॉपी में भी लिख लें। अब आगे चलते हैं। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन ये दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारण है। अब रॉबर्ट कोच, यह भी आप लिख लें, याद कर लें और अंडरलाइन कर लें। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलियस नामक विषाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आता है कि रॉबर्ट कोच ने कब बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की या किसने की, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आप याद कर लें। अगला है पौधे में रोग उत्पन्न। तो जीवाणु कैसे करते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। जैसे रोग के कारण फसल की उपज की कमी आ जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब जो सारणी है, आप 2.2 सारणी टेबल है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, आप पूरे का अध्ययन कर लें और समझ लें और पढ़ लें और लिख लें, अवश्य आता है। अब आता है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग मीन्स खाद्य विषाक्तन, जो अपन खाद्य पदार्थ हैं वह सड़ जाते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में आपने देखा होगा कि अचार, रोटी, बासी सब्जी आदि जो सड़ जाते हैं, इनके बचाव। अब देखिए, घर में आने बार देखिए आप अध्ययन करें। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे बवन मीन्स उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, यानी इसने सड़ा या खराब बासा खाना खाया है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संसाधित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परीक्षण, दूसरा टॉपिक है खाद्य परीक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों की परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम यानी नमी
स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप भी परिवर्तन होता है। क्या भोजन संदूषित करने की रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण की कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। रासायनिक उपाय है। नमक एवं खाद्य तेल उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः जिन्हें परीक्षक कहते हैं। वह आप अंडरलूट कर लें। परिरक्षक किसे कहते हैं, यह आप इतना अंडरलूट कर लें। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक हैं। जैम एवं सेल्फिश बनाने में रासायनिक का उपयोग, जिन्हें तो अब हम पढ़ेंगे नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा हम किस प्रकार अपने खाद्य पदार्थों में रक्षा कर सकते हैं। तो सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण। शक्कर चीनी द्वारा परीक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ रहे हैं अगला तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गरम एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखते हैं। अब इस पे आप विचार करें, जो यह बना है इसको पढ़ें। पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 सेल्सियस डिग्री पर
15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस क्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए पौष्टिकरण कहते हैं। पौष्टिकरण यह आ सकता है आपके लिए कि पौष्टिकरण क्यों कहते हैं इस क्रिया को, तो आपके लिए यही लिखना है। ऐसा आप जो लिखना है अंडरलाइन कर लें। भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण रखते हैं हम पैक कर इसके बारे में। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। हर चीज़ पैकिंग करके क्यों मिलती है हमारे लिए, जो कि पॉलीथिन में होती है, इसलिए मिलती है जिससे उसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश ना कर सके, नमी प्रवेश ना कर सके, जिससे वह सड़े ना गले ना और सुरक्षित रह सके। अब हम दूसरे मुख्य पॉइंट जो आ गया है 2.6 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। लेग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। आप चित्र देख लें, अपनी पुस्तक में समझ लें। अब हम पढ़ने वाले हैं 2.7 नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। आपको यह भी आ सकता है कि हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, गैस, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के अन्य यौगिक की संश्लेषण करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10 में अभी हम विस्तार से समझेंगे। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है।
परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। आप अपनी बुक में यह देखें बहुत ही ध्यान से, क्या जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, मीन्स जो नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में क्या है, हमारी वायुमंडल में है हवा के रूप में, फिर यह किस में जाती है, तड़प द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जी, ये जो है तड़प द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। तड़प द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का अर्थ है कि जो बिजली हमारे यहाँ जो बिजली तड़कती है जब बारिश के समय, उस समय जो नाइट्रोजन है वह सीधी कहाँ हो जाती है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सीधी डायरेक्ट हो जाती है। इधर से सीधी डायरेक्ट हो जाती है। और यह कैसे होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पहले वायुमंडलीय, दूसरे प्रकार से जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरी शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। जो जीवाणु होते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं, जीवाणु और नीले हरी शैवाल द्वारा स्थिरीकरण करते हैं। फिर वह उसको किसमें परिवर्तित है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। वह जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। फिर वह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर वह यौगिक मिट्टी में, फिर वह यौगिक वायुमंडल से सीधे इसमें जाते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव बदलते हैं यौगिक में, फिर भी यौगिक डायरेक्ट मिट्टी में बदल जाते हैं। मुझे हमने कहा था तड़प द्वारा नाइट्रोजन, इसका मतलब है बिजली जो हमारे यहाँ कड़कती है वह फिर उससे जो नाइट्रोजन होती है वह डायरेक्ट मिट्टी में मिल जाती है। फिर जो मिट्टी से होते हैं, फिर मिट्टी से पौधे ले लेते हैं, फिर पौधों द्वारा अवशोषण, पौधे ले लेते हैं, पौधे मिट्टी से पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और फिर पौधे जानवर खा लेते हैं, जिस प्रकार की हम भी खाते हैं जानवर, घास फूस चारा क्या जो अन्न दाना खा लेते हैं। फिर उस पौधे के अवशेषित को जानवर खा लेते हैं, और जानवरों के उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट बन जाते हैं। फिर उसके बाद है मिट्टी में उपस्थित हो जाते हैं। किस प्रकार, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होता है जो गोबर आदि को परिवर्तित फिर से मिट्टी के उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है, और यह चक्र चलता रहता है, और हाँ अगर यह नहीं हुआ तो यह जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक रहते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तन गैस में बदल देते हैं, कौन, सूक्ष्म जीव। फिर वह गैस वापस जाकर किसे मिल जाती है, हाँ मिल जाती है अपने वायुमंडल में। इस प्रकार ये जो है ये महत्वपूर्ण टेबल है, जो टेबल है यह आपके पाठ्य पुस्तक में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आप अपनी फेयर पुस्तिका मतलब फेयर कॉपी में ही बना लें, और इसको आप IMP बुक में पेंसिल से लिख लें। आप अवश्य ही पूरा अच्छे से याद कर लें। आपको पेपर में बनाने, एग्जाम में, परीक्षा में बनाने के लिए आती है, तो आप अवश्य करें। अब हमने पहला जो विज्ञान का दूसरा अध्याय है वह हमने पूर्णतः पढ़ लिया है। अब इसके आगे जो है मुख्य शब्द ये जो है आप इसको एक एक करके पढ़ लेना, अच्छे से पूरा याद कर लेना और समझ लेना। इसके बाद है प्रश्नावली, तो हम अगली वीडियो में प्रश्नावली हल करेंगे। इसमें अभी हमने अध्याय का
अध्ययन किया है और समझा है। यह हमने तो समझ तो लिया है, अब इसको आपके लिए इस पाठ को अध्याय को आपके लिए अच्छे से पढ़ना है, एक दो बार अध्ययन करना है, जिससे आपके लिए है और ही स्पष्ट रूप से समझ आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने इसका अध्ययन तो कर लिया है, समझ लिया है, लेकिन आपके लिए और ही इसको एक दो बार पूरा अध्याय है उसको पढ़ना और समझना है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, आ गया होगा दूसरा पाठ कंप्लीटेड इट इज अवर। अगले पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू। इसी प्रकार समझने के लिए हमारा चैनल